आज हम देखेंगे कि तर्क वाक्यों के गुण और परिमाण से क्या तात्पर्य है। प्रत्येक निरपेक्ष तर्क वाक्य का गुण होता है और प्रत्येक निरपेक्ष तर्क वाक्य का परिमाण होता है। इस गुण को क्वालिटी कहते हैं और इस परिमाण को क्वांटिटी कहते हैं। 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं, जैसे पिछली चर्चा में बताया गया था। ए, ई, आई, ओ। ए तर्क वाक्य सर्वव्यापी विधेयात्मक होता है। ई तर्क वाक्य सर्वव्यापी निषेधात्मक होता है और आई तर्क वाक्य अंशव्यापी विधेयात्मक होता है और ओ तर्क वाक्य अंशव्यापी निषेधात्मक होता है। ये 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं जो तर्कशास्त्र में जिनका उल्लेख किया गया है। विशेष करके आप देखेंगे जो इरविन कोपी की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, उसमें इन 4 प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्यों की चर्चा की गई है, जिसे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहते हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे कि गुण और परिमाण से क्या तात्पर्य है। गुण प्रोपोजिशन की क्वालिटी होती है और परिमाण प्रोपोजिशन की क्वांटिटी होती है। तो प्रत्येक तर्क वाक्य जो ए ई आई हो प्रकृति का है, इन चारों तर्क वाक्यों में गुण होगा और परिमाण होगा। गुण के दृष्टिकोण से ए तर्क वाक्य सर्वव्यापी विधेयात्मक होता है और गुण के दृष्टि से ई तर्क वाक्य सर्वव्यापी निषेधात्मक होता है। अर्थात केवल शुद्ध रूप से गुण के दृष्टिकोण से देखें तो ए तर्क वाक्य विधेयात्मक है और ई तर्क वाक्य केवल गुण के दृष्टिकोण से देखें तो ई तर्क वाक्य निषेधात्मक है। लेकिन अगर परिमाण और गुण के दृष्टिकोण दोनों के अनुसार देखें तो ए तर्क वाक्य सर्वव्यापी विधेयात्मक होता है और ई तर्क वाक्य सर्वव्यापी निषेधात्मक होता है। तो ये इस प्रकार से इसका ए और ई तर्क वाक्य का एक प्रकार से मानचित्र है, इसकी रूपरेखा है कि ए तर्क वाक्य गुण के दृष्टिकोण से विधेयात्मक है और ई तर्क वाक्य केवल गुण के दृष्टिकोण से निषेधात्मक होगा। इसी प्रकार से आई तर्क वाक्य गुण के दृष्टिकोण से ये विधेयात्मक होगा और ओ तर्क वाक्य गुण के दृष्टिकोण से निषेधात्मक होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि ए ई आई ओ इन चारों तर्क वाक्यों का या इन चारों निरपेक्ष तर्क वाक्यों का या प्रोपोजिशन का या कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का गुण के दृष्टिकोण से इनका महत्व है। अर्थात ए तर्क वाक्य विधेयात्मक होगा, ई निषेधात्मक, आई विधेयात्मक और ओ निषेधात्मक तर्क वाक्य है। ये नियत है, फिक्स्ड है और ये याद रखना है कि जब भी पूछा जाए कि गुण के दृष्टिकोण से ए तर्क वाक्य किस प्रकार का तर्क वाक्य है, तो उसमें ये कहना है कि ये तर्क वाक्य गुण के दृष्टिकोण से विधेयात्मक है, अर्थात एफर्मेटिव प्रोपोजिशन। ई तर्क वाक्य नेगेटिव प्रोपोजिशन है, आई तर्क वाक्य वापस से एफर्मेटिव प्रोपोजिशन है और ओ तर्क वाक्य वापस से पुनः आपके नेगेटिव प्रोपोजिशन है। तो ए तर्क वाक्य यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो गया, ई तर्क वाक्य यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया, आई तर्क वाक्य पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो गया और ओ तर्क वाक्य पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। अब जो मुख्य बात है या जो
केंद्र बिंदु है इसमें कि ये AEI-O तर्क वाक्य किस प्रकार से गुण के दृष्टिकोण से विधेयात्मक होते हैं और किस प्रकार से ये गुण के दृष्टिकोण से ही निषेधात्मक होते हैं। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि S और P ये दो वर्ग हैं, एक S का वर्ग है और एक P का वर्ग है। अब इन दोनों वर्गों के बीच में अगर जो संबंध है S और P के बीच, इन दोनों वर्ग के बीच में जो अंतर्निहित संबंध है, अगर उसकी पुष्टि हो रही है तो वह तर्क वाक्य विधेयात्मक कहलाएगा। और पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि S और P ये जो दो वर्ग हैं, अर्थात S और P से अर्थात नागरिक और लेखक का जो वर्ग है, इन दोनों वर्ग के बीच में, दोनों वर्गों के बीच में अगर जो अंतर्निहित संबंध है, इन दोनों वर्गों के बीच में जो निहित संबंध है, उस संबंध की अगर पुष्टि हो रही है तो ये तर्क वाक्य आपके विधेयात्मक होगा। अगर संबंध की पुष्टि हो रही है तो विधेयात्मक है, और अगर संबंध का निषेध हो रहा है तो वह तर्क वाक्य निषेधात्मक होगा स्वाभाविक रूप से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ई तर्क वाक्य में S और P जो वर्ग है, उन दोनों वर्ग में जो अंतर्निहित संबंध है उसकी पुष्टि नहीं हो रही, क्योंकि ई तर्क वाक्य क्या कह रहा है, कोई SP नहीं है, तो वो S और P के संबंध की पुष्टि नहीं कर रहा है, अर्थात उसका निषेध कर रहा है। इसीलिए S और P के मध्य जो संबंध है उसका क्योंकि निषेध हो रहा है, इसीलिए ई तर्क वाक्य आपके निषेधात्मक कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से आई तर्क वाक्य में आप देखेंगे कि कुछ SP है, तो S और P के बीच में जो संबंध है इसकी पुष्टि हो रही है, तो इसीलिए आई तर्क वाक्य विधेयात्मक कहलाएगा। लेकिन ओ तर्क वाक्य आप देखेंगे कि S और P के बीच में जो संबंध है उसकी पुष्टि नहीं हो रही, कुछ SP नहीं है, तो इन दोनों के बीच के संबंध की क्योंकि पुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों वर्ग के बीच में जो संबंध है उसका समर्थन नहीं हो रहा है, उसका पक्ष पोषण नहीं हो रहा है, इसीलिए ओ तर्क वाक्य निषेधात्मक कहलाएगा। तो यहाँ पे वर्ग के बीच में जो संबंध है उसका अगर समर्थन हो रहा है तो वह तर्क वाक्य विधेयात्मक होगा, और अगर उनके मध्य संबंध का समर्थन नहीं होकर उनका निषेध हो रहा है तो वह तर्क वाक्य गुण के दृष्टिकोण से निषेधात्मक होगा। तो यहाँ पे यही जो मुख्य बिंदु है, ध्यान देने योग्य जो विचार है या बिंदु है वो यही है कि S और P के वर्ग के बीच में जो संबंधों की अगर पुष्टि होती है तो वह तर्क वाक्य विधेयात्मक कहलाएगा, और अगर उन संबंधों की पुष्टि नहीं होती है तो वह तर्क वाक्य निषेधात्मक कहलाएगा। अगर संबंधों की पुष्टि हो रही है तो वह तर्क वाक्य विधेयात्मक कहलाएगा, अगर संबंधों की पुष्टि नहीं हो रही है तो वह तर्क वाक्य निषेधात्मक कहलाएगा। तो दो वर्ग के बीच के संबंध को ही गुण के दृष्टिकोण से उजागर किया जाता है प्रत्येक तर्क वाक्य में। अगर उन संबंधों का समर्थन होता है, S और P के मध्य संबंध का अगर समर्थन हो रहा है, उसकी पुष्टि हो रही है, तो वह तर्क वाक्य विधेयात्मक है, अन्यथा वह तर्क वाक्य निषेधात्मक होगा। और वैसे भी बहुत ही सरल तरीका इसका ये है कि अगर वाक्य की संरचना को ही देखें तो ये है कि सभी नागरिक लेखक है, इसमें है शब्द आ रहा है तो बता रहा है कि चीज़ें हैं, उनका अस्तित्व है, या वो बनी हुई है या वो कायम है, इसलिए वो विधेयात्मक है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये पद आ रहा नहीं है, मतलब चीज़ें नहीं है, उनका अभाव है, वह अस्तित्व में नहीं है, या उनका खंडन हो रहा है या उनका निषेध हो रहा है, इसीलिए वह तर्क वाक्य निषेधात्मक हो जाता है। वैसे ही कुछ नागरिक लेखक हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे संबंधों की पुष्टि हो रही है S और P के बीच में, या नागरिक और लेखक के बीच में जो संबंध है उनकी पुष्टि हो रही है, समर्थन हो रहा है, इसीलिए आई तर्क वाक्य विधेयात्मक हो जाता है गुण के दृष्टिकोण से। लेकिन ओ तर्क वाक्य को देखें तो यहाँ पे
कुछ नागरिक लेखक नहीं हैं। निषेध हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उनका निषेध हो रहा है, उनका समर्थन नहीं हो रहा है, संबंधों का अभाव है। इसीलिए ओ तर्क वाक्य गुण के दृष्टिकोण से निषेधात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे मुख्य चीज जो ध्यान में रखनी है वो यही है कि गुण के दृष्टिकोण से ए तर्क वाक्य की प्रकृति क्या है, ई तर्क वाक्य की प्रकृति क्या है, आई की प्रकृति क्या है, एवं ओ तर्क वाक्य की प्रकृति क्या है। एक बार वापिस से आप देखें कि जो सर्वव्यापी तर्क वाक्य है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे होगा ए और ई, और अंशव्यापी कौन कौन से हैं तो है आई और ओ। तो यहाँ पे अब आप देखें कि गुण के दृष्टिकोण से अगर ये पता करना हो कि ए ई आई ओ तर्क वाक्यों में कौन से तर्क वाक्य विधेयात्मक हैं, तो ये स्पष्ट है कि ए तर्क वाक्य और आई तर्क वाक्य ये एफर्मेटिव है। और वैसे ही ये पूछा जाए कि ए ई आई ओ तर्क वाक्यों में से गुण के दृष्टिकोण से कौन से तर्क वाक्य निषेधात्मक है या नेगेटिव है, तो इसमें यह होगा कि ई एवं ओ ये नेगेटिव है। तो केवल दो तर्क वाक्य इन निरपेक्ष तर्क वाक्यों में से विधेयात्मक है और दो ही तर्क वाक्य इन निरपेक्ष चार तर्क वाक्यों में से निषेधात्मक होंगे। तो ए तर्क वाक्य विधेयात्मक है और आई तर्क वाक्य भी विधेयात्मक है, लेकिन ई तर्क वाक्य निषेधात्मक है और ओ तर्क वाक्य भी निषेधात्मक है। तो ये याद रखना है कि तर्क वाक्यों की जब भी बात होती है तो गुणों के दृष्टिकोण से या गुण के दृष्टिकोण से अभिप्राय क्या है। गुण के दृष्टिकोण से अभिप्राय इतना सा है कि अगर एस और पी के वर्ग के बीच में संबंधों की पुष्टि हो रही है, उसका समर्थन हो रहा है, तो वह तर्क वाक्य विधेयात्मक होगा। लेकिन एस और पी वर्ग के अंतर्गत जो संबंध है उसकी पुष्टि नहीं हो रही है और उसका निषेध हो रहा है, तो वह तर्क वाक्य निषेधात्मक कहलाएगा। तो यहाँ पर आज तर्क वाक्यों के गुणों की चर्चा की गई है और अगली चर्चा में इसका परिमाण से क्या तात्पर्य है, परिमाण से क्या अभिप्राय है, अर्थात क्वांटिटी। प्रत्येक प्रपोजिशन को क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पे बनाया गया है या उसे डिफाइन किया गया। तो ए तर्क वाक्य क्वालिटी के अनुसार एफर्मेटिव है, ई तर्क वाक्य क्वालिटी के अनुसार नेगेटिव है, आई तर्क वाक्य क्वालिटी के अनुसार एफर्मेटिव है और ओ तर्क वाक्य क्वालिटी के अनुसार नेगेटिव है। तो ये ध्यान में रखना है। और अगर पूछा जाए कि ए तर्क वाक्य के उदाहरण दें तो उसमें आपको सभी एस पी है ऐसा लिखना है और एस और पी के स्थान पे आप कोई उदाहरण ले सकते हैं और उसका उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसे आपको विधेयात्मक बनाना पड़ेगा। वैसे ही तर्क वाक्य